नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बातचीत की और छात्रों को खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा। सीएम विष्णुदेव साय ने बच्चों से कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। बता दें कि किर्गिस्तान में मिस्र की छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना के बाद से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर स्थानीय छात्र हिंसक हो गए और खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों के साथ हिंसा कर रहे हैं। इसके चलते वहां तनाव के हालात हैं। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के लगभग 70 विद्यार्थियों सहित भारत के लगभग 15,000 विद्यार्थी मेडिकल और अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों, खासकर छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बातचीत की, उन्हें हौसला बधाया और उनसे कहा कि चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है। कोई भी दिक्कत हो तो छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करें। आपको बता दें कि किर्गिस्तान में इजिप्ट की छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना के बाद से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर स्थानीय छात्र हिंसक हो गए और खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों के साथ हिंसा कर रहे हैं। इसके चलते वहां तनाव के हालात हैं। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के लगभग 70 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। साथ ही भारत की बात करें तो देश भर से लगभग 15,000 विद्यार्थी किर्गिस्तान में मेडिकल और अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किर्गिस्तान में फंसे 70 छत्तीसगढ़ के छात्रों से बातचीत की, फोन पर बात की और उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही उन्हें बताया कि डरे नहीं, सरकार उनके साथ है। कोई भी चिंता की बात हो तो छत्तीसगढ़ सरकार से जरूर संपर्क करें। वहीं राहुल गांधी के मीडिया को लेकर दिए बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में राहुल गांधी के बयान के खिलाफ पोस्ट कर उन पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में मीडिया को ब्लैकमेल करने वाला बताया, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर सभी मीडिया कंपनियों से राहुल गांधी के बयान के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने लिखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने पूछा कि क्या मीडिया संस्थान इससे सहमत है। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को अपग्रेड करने की पहल विष्णुदेव साय सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म की जारी भी कर दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नक्सलियों के पुनर्वास की नई नीति तैयार करेगी। फॉर्म के जरिए उन्होंने नक्सलियों से उनके सुझाव मांगे हैं। माओवादी बताएं कि अपनी पुनर्वास नीति में उन्हें क्या कुछ चाहिए। मेल आईडी और गूगल फॉर्म भी इस दौरान सुझाव के लिए दिए गए हैं, जिससे नक्सली अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हों, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय दे करके, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विचार रखने की। तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है।
ज्यादा जानकारी के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से नक्सलवाद को काबू करने के लिए, खत्म करने के लिए पूरी तरह से विष्णुदेव साय सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि हम एक नई पुनर्वास नीति लाने वाले हैं, उसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं और उसके लिए माओवादियों से भी सुझाव मांगे गए हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? जी रिया, बिल्कुल रिया, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, तब से नक्सलियों की कमर टूटते हुए देखी जा सकती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो अभी ये पहल नक्सलियों के लिए जो है विष्णुदेव साय सरकार ने ये निकाला है, गूगल की पहल और उनके फॉर्म भरवाने की, ईमेल आईडी जारी करने की, ये कहीं न कहीं सराहनीय पहल मानी जा रही है। ऐसे में देखा जा सकता है कि नक्सली अपनी अब हरकतों को छोड़कर उनको मुख्य धारा में शामिल होना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से, क्योंकि आपको बता दें इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब लगातार जवान भी जो है नक्सलियों की मार में घुसकर नक्सलियों को मुठभेड़ में मारते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं कहीं नक्सलियों को भी अब ये चिंता सताने लगी है कि हम लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में या तो और सरकार की तरफ से दोनों रास्ते खोले गए, या तो अपनी हरकतों से बाज आए नक्सली, मुख्य धारा से जुड़े, उसके लिए हर तरह से सरकार यह प्रयासरत भी है कि नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़े। जी मनोज, जिस तरह से नक्सली जो है वो नक्सलवाद छोड़े और माओवादी सोच छोड़कर मुख्य धारा से समाज के जुड़े, इसके लिए नई पुनर्वास नीति में जो संशोधन की बात आ रही है या उसे अपडेट करने की बात आ रही है, क्या कुछ अपडेट उसमें किए जा सकते हैं? जी रिया, आपको बता दें कि अब तो ये सीधे सीधे सरकार की ये बड़ी पहल सामने आई है कि नक्सली स्वयं इस बात को बताएं कि वो मुख्य धारा से कैसे जुड़ना चाहेंगे। इसके लिए उन सरकार की तरफ से गूगल का फॉर्म जारी हुआ है, ईमेल आईडी जारी हुई और साथ ही साथ गृह मंत्री जो प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी है, उनका मीडिया से भी सहयोग लेना है कि आप लोग जो रिपोर्टिंग करने जाते हैं नक्सली क्षेत्रों में, आप लोग नक्सलियों से खुद वार्ता करिए और उनसे जानने का प्रयास करिए कि कैसे वो मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल मानी जा सकती है। मनोज, जिस तरह से नक्सलियों से नक्सलवाद की सोच छोड़कर समाज की मुख्य धारा से और विकास के साथ जुड़ने की जो बात सामने आ रही है, जिसके लिए कई तरह के तमाम प्रयास जो है विष्णुदेव साय सरकार अपनी तरफ से चला रही है, लेकिन अगर संपर्क साधने की बात आए, यहाँ पर किस तरह से संपर्क साधने की नक्सलियों से कोशिश की जाएगी? क्या कुछ कदम उसके लिए उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नक्सलियों से संपर्क के लिए ही मीडिया का सूत्र माना गया है। मीडिया के द्वारा जो है कल इसी बात को लेकर गृह मंत्री जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, उन्होंने मीडिया से इसी बात को लेकर चर्चा की सभी से कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें, नक्सली मुख्य धारा से किसी भी तरह से जुड़े, हम उनकी सारी बातें मानने को तैयार, अपने विचार रखें कि आखिर वो कैसे सरकार से सामंजस्य बना सकते हैं। हम हर तरह से उनका सहयोग करने छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है। इस तरह की बातें भी, और इससे पहले भी जो है गृह मंत्री जो है विजय शर्मा जी की पहल शुरू से रही है कि नक्सली अपनी हरकतों को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए काफी प्रयासरत पहले से ही आए। जी तो जिस तरह से नई पुनर्वास नीति या पुनर्वास नीति में जो अपडेट की बात सामने आ रही है और इसके लिए खुद नक्सलियों से ही सुझाव मांगे गए हैं, तो यहाँ पर ये कितनी बड़ी पहल इसे विष्णुदेव साय सरकार की मान सकते हैं कि नक्सलियों को मनाने के लिए उन्हीं से सुझाव मांगे हैं कि क्या कुछ वो नई नीति में देखना चाहते हैं? जी रिया, आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विष्णुदेव साय सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। निश्चित रूप से नक्सलियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। नक्सली अपनी बात सरकार से कह सकते हैं, गूगल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने आप जब इंटरनेट पे मामला आ गया तो किसी भी तरीके से अपनी बातें उनको रखने का पूरा उनको रास्ता मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सरकार की तरफ से बड़ी पहल मानी जा रही है और इसको नक्सलियों को स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरकार उनको हर तरह से प्रयास कर रही है। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर तंज कसा और कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का यह निर्णय कांग्रेस और इंडी गठबंधन के
गाल पर करारा तमाचा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला है, उसे लूटा और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ षड्यंत्र रचा। पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। बीजेपी पूरी ताकत से ऐसे षड्यंत्रकारियों से लड़कर पिछड़े वर्ग के हकों को सुनिश्चित करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, ऐसा डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा फैसला जो आया है वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूटकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, एक तरफ जहां यह आरक्षण संविधान के विपरीत है, वहीं पिछड़े वर्ग के हितों को डाका डालकर ये आरक्षण देने का प्रयास हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से यह बात स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं और पिछड़े वर्ग के हितों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने का काम ये करते हैं। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। किसी भी को पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा, पूरी ताकत से विरोध होगा और जब भी पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। कलकत्ता उच्च ज्यादा जानकारी के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से एक तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आरक्षण को लेकर जमकर इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी रिया, आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2011 के बाद से बने जो प्रमाण पत्र थे ओबीसी समाज के, उसको 5 लाख प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस और साथ ही साथ ईडी गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मुंह पे तमाचा मारने की बात है और हाईकोर्ट के फैसला स्वागत योग्य बताया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब ये ओबीसी समाज को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जी, जिस तरह से मनोज चुनाव की शुरुआत से हम देख रहे हैं, आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना रखा है। वहीं अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का जिस तरह से डिप्टी सीएम ने यहाँ पर, अरुण साव ने यहाँ पर स्वागत किया, दूसरी तरफ जमकर इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा और पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डालने की जो बात कही, अब इसके बाद किस तरह से समीकरण बदलते हुए आप देख रहे हैं? जी रिया, आपको बता दें कि ओबीसी समाज के आरक्षण छीनने के बाद बीजेपी लगातार ये कहती आ रही थी, उसको मौका मिल गया और अब इससे एक और बीजेपी को एक बल सा मिल गया कि हाईकोर्ट का आदेश भी उसके पक्ष में आ गया कि ओबीसी समाज के जो 5 लाख प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया जो 2011 के बाद से बना था। तो ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी को और तेजी से हमलावर हो चुकी है और कहीं न कहीं बीजेपी इसका लाभ भी बुलाने के प्रयास में रहेगी निश्चित रूप से। अगर छत्तीसगढ़ का रण देखें मनोज, तो आपको क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे किस पर कितने हावी दिख रहे हैं और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्म के आधार पर आरक्षण का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जनता के बीच कितना पहुंच रहा है ये मुद्दा? जी रिया, आपको बता दें रिया कि छत्तीसगढ़ में 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें 3 चरण तक लास्ट में यहाँ से चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके बावजूद अब छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या विपक्ष के जो भी नेता हो, अब सब दूसरे प्रदेशों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं जहाँ पर चुनाव होना अभी बाकी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब छत्तीसगढ़ के नेता भी जो है ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जैसे बंगाल की बात करें तो बंगाल
बंगाल में जिस प्रकार से हाईकोर्ट का फैसला आया बंगाल हाईकोर्ट की तरफ से, तो कहीं न कहीं वो बीजेपी के लिए एक और बड़ा हथियार भी बन गया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडी गठबंधन पर हमलावर हो चुके हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। तो वहीं कवर्धा हादसे में 19 लोगों की मौत पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि कवर्धा में पिकअप के खाई में गिरने से 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें 11 लोग एक ही परिवार के थे। वहीं इस हादसे ने सभी का दिल दहला दिया है। वहीं पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने मृतकों के परिजनों और घायलों को राज्य शासन की ओर से दी गई सहायता राशि के अलावा दुर्घटना बीमा राशि भी दिलाए जाने की मांग की है। कबीरधाम जिले में बापानी के पास जो घटना घटित हुई है, जिसमें करीब 19 लोगों की मृत्यु हुई है, ये दुखद है। मैं अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक फेल होने के कारण वाहन से कूद गया। अब सवाल इस बात का है कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की सब गाड़ियां आती है और इसमें ब्रेक फेल होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। यदि ब्रेक फेल भी हो जाता है तो हैंड ब्रेक होता है और गियर कंट्रोल से भी गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है। बहुत बारीकी से इसमें जांच करने की जरूरत है। और ये गाड़ी कोई कुकदुर के किसी रामकृष्ण साहू की है। अब वाहन जो है वो मालवाहक है और इसमें लोग सवार थे। इसमें बीमा की राशि इनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। खबर कोरबा से है, जहां मालवाहक पिकअप वाहन पलटने से 19 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत की घटना के बाद भी प्रदेश में लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। शादी समारोह में शामिल होने 25 ग्रामीणों को लेकर जा रही तेज रफ्तार पिकअप संकरे बरसाती नाले से गुजरते वक्त अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक ग्रामीण की मौत की जानकारी के साथ ही 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। तो कवर्धा की तरह ही कोरबा से भी एक और तस्वीर सामने आई है, जहां लोगों ने कवर्धा की तर्ज पर सबक ना लेकर यहां पर कोरबा में भी लापरवाही का ये मंजर देखने को मिला है। मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, यही लग रहा है कि जिस तरह से कवर्धा की घटना से लोग अभी भी सावधानी उसके बावजूद नहीं बरत रहे हैं, और कोरबा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक पिकअप वाहन पलटने से हमने देखा किस तरह से जो ग्रामीण थे वो यहां पर चोटिल हुई है, एक की मौत भी हुई है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? जी जी, ये आपको बता दे दिया कि जो अभी ये कवर्धा में जो दर्दनाक घटना घटी है, उसके बावजूद भी प्रदेश में चाहे वो सरकार हो, सरकार भी उतना ही दोषी मानी जा सकती है। कहीं न कहीं जो मालवाहक पे 25 यात्रियों को बैठा के ले जाना, 35 यात्रियों को बैठा के ले जाना, यह सरकार की भी बड़ी नाकामी सामने देखने को मिल रही है। और न तो सरकार इस पे पहल कर रही है, न आम नागरिक इस पे पहल कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं दोनों तरफ से भी ये इससे दुर्घटनाएं बढ़ रही। लगातार छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे होते रहते हैं, आए दिन तमाम हत्याएं लगातार होती रहती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार के साथ साथ जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और मालवाहकों की पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच हो। इसके लिए परिवहन विभाग ही उतना ही दोषी माना जा सकता है कि जितना जो है जनता मानी जा रही है। मनोज, जिस तरह से तमाम एक्सीडेंट्स के जो मामले हैं ये सामने आ रहे हैं, कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। इतना बड़ा कवर्धा में हादसा देखने को मिला, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर तमाम नेताओं ने लिया। अब ऐसे में आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इन पर नियंत्रण पाया जा सके, काबू पाया जा सके, घटनाओं को रोका जा सके, उसके लिए क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से यहां पर उठाने की बात हो रही है?
आपको बता दे रही है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद सरकार की तरफ से बयान आ जाता है कि इसकी हम जांच करेंगे, और वो जांच सिर्फ जांच के नाम पर ही होती रहती है और फायदे दबकर सिमट जाती है। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में परिवहन विभाग एक भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र माना जाता है। जहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो एक ईमानदार आदमी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकता। ये छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इन गाड़ियों को परमिट देना, मालवाहक गाड़ियों से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका फिटनेस की जांच नहीं हो पाना, गाड़ियां 25 साल 30 साल पुरानी है, बेधड़ल्ले से वो सड़क पर दौड़ रही है, तो कहीं न कहीं परिवहन विभाग इसमें पूरी तरह से शामिल है। और सरकार को चाहिए कि परिवहन विभाग को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग पर सख्ती दिखाए, तभी ये हादसे जो सड़क हादसे आए दिन हो रहे हैं, 25 से 30 आदमी मारे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसमें परिवहन विभाग पूरी तरह से दोषी साबित यानी होता जिस है। तरह से ये जो सड़क दुर्घटनाओं की वजह से लोगों की जान जा रही है, इस पर काबू पाने के लिए परिवहन विभाग को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मनोज, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वही खबर कोरबा से है, जहां लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होने के बाद अब जिला चुनाव आयोग 4 जून को आईटी कॉलेज में मतगणना कराने के लिए जुट गया है। चुनाव के नतीजे जानने के लिए भी लोग काफी उत्सुक हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कोरबा के साथ साथ दूसरे जिलों के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। काउंटिंग से संबंधित सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और वे सभी नोडल अधिकारी, उनकी जो जिम्मेवारियां उनको दी गई हैं उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं और इसकी विस्तृत और गहन समीक्षा आगामी आने वाले दिवसों में की। खबर धमतरी से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट नम्रता गांधी एक्शन मोड में दिख रही है। बता दें कि कलेक्ट्रेट नम्रता गांधी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई खामियां पाई गई, जिसके बाद एक्शन लेते हुए 16 डॉक्टरों के साथ साथ सिविल सर्जन और भोजशाला में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को नोटिस थमा दिया गया। दरअसल कलेक्टर जब जिला अस्पताल पहुंची तो कुछ डॉक्टर समय से लेट पहुंचे, वहीं 8 डॉक्टर नदारत पाए गए, जिसके कारण उनका 1 दिन का वेतन भी काटा गया। कलेक्टर जब भोजनशाला पहुंची तो खाने को देखकर भी भड़की, जिसके बाद ठेकेदार को भी नोटिस थमा दिया गया। फिलहाल इस नोटिस से अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया है। इंस्पेक्शन में 5:07 में कलेक्टर मैडम आए, उस समय डॉक्टर लोग ने उपस्थित थे ओपीडी में, तो उन्होंने सभी के लिए नोटिस जारी करने के लिए कहा है। उसमें से कुछ डॉक्टर आ गए थे, कुछ लोग नहीं आए थे, करीबन 8 अनुपस्थित थे। उनके लिए शोकास नोटिस के साथ 1 दिन का तनख्वाह काटने का निर्देश दिया गया है और जो लेट में आए उनके लिए सिर्फ सादा नोटिस देकर के उनसे जवाब मांगा गया। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में बारिश से तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ा ग्रहण लग गया है, जहां तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ साथ ठेकेदारों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि तोड़ा हुआ तेंदुपत्ता बारिश से खराब हो गया, जिससे किसानों में भी निराशा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।